अब तक शाहरुख खान का ये वाला मीम आपकी भी सोशल मीडिया फीड पे भर चुका होगा। एसआरके की पोस्ट के नीचे किसी ने ये एडिटेड फोटो एज ए जिफ कमेंट किया था और इससे इनकी पीआर टीम इतनी ऑफेंड हो गई कि इन्होंने इंस्टाग्राम से जिफ ही हटवा दिया। लेकिन इंटरनेट की नजर हर जगह होती है। लोगों ने जैसे ये सब नोटिस किया, हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए। हर पोस्ट के नीचे सेम हकला शाहरुख जिफ स्पैम करना चालू कर दिया। फिर जब इंस्टा ने ये सब भी हटाना शुरू करा तो लोग लिटरली डॉट डाल के फोटो कमेंट में रिक्रिएट करने लग गए। फिर गेहूं के साथ जैसे गुण पिसता है वैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, इवन राहुल गांधी तक को लोगों ने इस ट्रेंड में घसीट लिया। एक मीम ट्रेंड ने मानो पूरे देश को एकजुट कर दिया था। फिर कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी सैयारा। उसके बाद इंटरनेट पर जो बवासीर फैला वो हम सब ने देखा है। कोई फूट फूट के रो रहा है, कोई शर्ट उतार के नीचे लेट जा रहा है, कोई छाती पीट रहा है। लिटरली लोग आईवी ड्रॉप लगा के थिएटर पे पहुंच रहे थे। लेकिन असलियत में ये सब कुछ पीआर स्टंट और पेड प्रमोशन था। सोशल मीडिया पर इस पे इतने मीम बने, ये क्लिप्स इतनी वायरल हुई कि एक नॉर्मल सी मूवी भी 250 करोड़ कमा के चली गई। सिमिलरली कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट से ये इंसिडेंट भी आपको याद होगा। ऐसे कितने इंसिडेंट हर रोज होते हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये क्लिप वायरल हुआ, दुनिया भर में इसमें मीम्स बनने शुरू हो गए और ये लोग फेमस हो चुके हैं और इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खत्म हो चुकी है। और ये सब देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये जो मीम्स हैं इन्हें हम हंसी मजाक में लेते हैं, पर आज के टाइम पर ये कितने पावरफुल टूल बन चुके हैं ये हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं। एक मीम से किसी का करियर बन भी सकता है और किसी का बना बनाया करियर डूब सकता है। एक टाइम पे जहां ब्रांड लाखों करोड़ों खर्च करते थे, सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाते थे, लेकिन अभी सिर्फ मीम मार्केटिंग के साथ ये सारा काम वो सस्ते में कर लेते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में जरा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया जो मीम कल्चर है इसने हमारी लाइफ और पॉप कल्चर को कितनी बड़ी तरह से इंपैक्ट करके रख दिया है। आइए देखते हैं। देखो, मीम्स आज के टाइम पर सिर्फ एक हंसी मजाक का जरिया नहीं है, ये इतना पावरफुल बन चुका है कि इससे कईयों के करियर बन रहे हैं। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित आप सबको याद होगी। 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना, तेरे क्या दिक्कत जा रही है यार। ऐसे किसी भाई बंधु ने कहा हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले तो गुंडे। दिल्ली में सड़क के किनारे ठेला लगा के वड़ा पाव बेचते बेचते इनको समझ में आ गया था कि वड़ा पाव से ज्यादा इनका ड्रामा बिक रहा है। और अगर साथ में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और एक सैड बैक स्टोरी का तड़का लगा दिया जाए तो जो वड़ा पाव ये बेच रही थी उससे 100 गुना ज्यादा टेस्टी कंटेंट बन सकता है। और इन्होंने एग्जैक्टली यही किया। और सीधे पहुंच गई बिग बॉस के अंदर। सिमिलरली कहानी है डॉली चाय वाला की। इन्होंने सिर्फ चाय नहीं बेची, उसके अराउंड अपना एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर लिया जो इंटरनेट पे मीम्स और रील्स के लिए एकदम परफेक्ट था। फिर जब बिल गेट्स ने आके इनकी टपरी पे चाय पी तो वो सिर्फ चाय नहीं था, एक वैलिडेशन था। और उसी वैलिडेशन का फायदा उठा के डॉली चाय वाला ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। अभी इनका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग बन चुका है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इनको बुलाया जा रहा है और तो और भारत में डॉली चाय वाला की टपरी के नाम से एक फ्रेंचाइजी लॉन्च कर चुके हैं। जिन मीम्स की वजह से लोग इनको छपरी बुलाते थे, आज उन्हीं मीम्स ने इनको करोड़पति बिजनेसमैन बना दिया है। और ये कोई 1-2 इंसिडेंट की बात नहीं है, ये क्लिप आपने इंटरनेट पे कभी ना कभी जरूर देखी होगी। इतना वायरल गया था कि सोनू निगम जिन्होंने ओरिजिनल गाना गाया है वो खुद आकर इनके साथ रील बना रहे थे। बाद में खुद टी सीरीज सामने आता है और इनके साथ कुछ और सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को उठा के एक गाना दोबारा से लॉन्च कर देता है जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला जाता है। फिर लॉकडाउन के टाइम पर ये एक नॉस्टैल्जिया वीडियो आप सबको याद होगी। इस एक वायरल वीडियो ने यशराज मुखाटे का करियर बना दिया था। उनको कितने सारे अवार्ड मिले, शोज पे बुलाया गया और वो खुद दूसरों का करियर आज बना रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले ग्वालियर से एक क्लिप वायरल हुई थी। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली, जगह जगह पानी भरा। फिर यशराज ने इनका भी एक रीमिक्स बना डाला और अब ये एंकर साहब पूरे ग्वालियर में फेमस हो चुके हैं। भारत से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे नगर निगम की पोल खुल गई। स्विगी तक इनके साथ आज के टाइम पे कोलैब कर रहा है। इसके अलावा सलमान, शाहरुख, अजय देवगन के काफी सारे लुकालाइक्स को आपने देखा होगा। इन लोगों को भी आजकल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलने लगा है मीम्स और रील्स की वजह से। टीवी शोज तक में इन्हें आजकल बुलाया जा रहा है और इसीलिए कई लोग, स्पेशली जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन मीम पेजेस को अप्रोच करते हैं उन्हें फेमस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर लाइक कि वो बोलते हैं आप हमारे ऊपर एक सिम्प एडिट बना दो, बिकॉज वो चाहते हैं कि लोग उन पे सिम्प करें। एंड कैसे सिम्प करेंगे? जब मासेस देख रही होगी, क्योंकि कमेंट में आके सब बोलेंगे आईडी दो, तो दैट्स देयर गेम। एडमिन आज नॉटी हो रहा है। आईपीएल के टाइम पर भी ऑडियंस में बैठी हुई अचानक से बहुत सारी लड़कियां फेमस होने लगती हैं और ये सब कुछ भी प्लांटेड होता है। आई चोज द गर्ल और फिर देन आई डिसाइडेड कि मैंने बस ब्रांड को बोला कि एक बेट लेते हैं, लेट्स टेक अ टू आईपीएल। उसको आईपीएल पे लेके जाते हैं एंड कैमरामैन स्पॉट करेगा। इवन इफ ही डजंट, आई हैव अ बैकअप प्लान
कि वो फोटो मैं ले लूँगा इस तरीके से कि वो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो दे वर क्वाइट शॉक्ड। बस एक फ़ोटो ले लिया मैंने उसका लैंडस्केप मोड में 2 टिप मतलब स्टेप्स नीचे जाके एंड उसको एडिट कर लिया, स्कोर बार लगा दिया उस पर एंड देन वी नो द राइट अकाउंट्स कि ट्विटर पे ये अगर कोई पोस्ट करेगा, क्योंकि लोग ये सोचते भी नहीं है कि इंटरनेट पर बैठे हुए किसी को लड़की को देखने के लिए वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और कोई पॉइंट आउट भी नहीं करता कि ये दिखी कब थी एक्चुअली मैच में। करेक्ट, लोग बस देख के खुश हैं। हाँ, लेकिन ऐसे जिन लोगों को फेम मिल जाती है उनमें से सभी की कहानियां इतनी हैप्पी एंडिंग तक नहीं जाती हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है पुनीत सुपरस्टार। लॉर्ड पुनीत कैसे फेमस हुए ये सबको पता है, लेकिन इनका डाउनफॉल भी उतना ही सडन हुआ है। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो में खुद ये प्रेडिक्ट करा था कि इनका डाउनफॉल बहुत ही नजदीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत सुपरस्टार का जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में है। 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीटली इररिलेवेंट होने वाले। और अब पुनीत सुपरस्टार नाली में जाके गटर का पानी पी रहे हैं। ऐसे वीडियोस निकल के आते हैं जिनमें इनको मारा पीटा जाता है, सड़क पे घसीटा जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि असलियत में क्या हो रहा है, कौन सा स्क्रिप्टेड वाला पार्ट है। जिस सिंपैथी की वजह से लोग इनसे रिलेट करते थे वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सिमिलरली आपको रानू मंडल की कहानी पता होगी। राना घाट से जब उनकी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो सबको लगा था कि यार ये कितनी टैलेंटेड है, ऐसे सड़क के किनारे भीख मांगकर दिन गुजारती थी। पूरा सिंपैथी का वेव इनके साथ जुड़ गया था। लोग इन्हें राना घाट की लता दीदी कहने लगे थे। हिमेश रेशमिया ने इसी पब्लिक सेंटिमेंट के सारे इनके साथ एक गाना तक रिकॉर्ड कर डाला। यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग इनको अलग अलग शोज में बुलाने लगे थे, पब्लिक भी भाव दे रही थी। लेकिन फिर वायरल हो जाती है ये वीडियो। एक फैन जब सेल्फी के लिए पूछती है तो ये कहती है अरे मुझे टच मत करो, मैं अब सेलिब्रिटी हूं। ये जो ऐसे ऐसे टच कर रहे हो उसका क्या मतलब है? भारत में सेलिब्रिटी फैंडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सिंपैथी से आता है। थोड़े में ही इमोशनल हो जाते हैं लोग, और इसीलिए किसी ने एक बार अगर पब्लिक में सिंपैथी लूज कर दी तो उसके लिए फैंडम और स्पॉटलाइट बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रानू मॉडल के केस में एग्जैक्टली यही। जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने जैसे इन्हें अपने सिर पे बिठाया था उसी तरह से उतार के नीचे फेंक दिया। ऐसे ही बाबा का ढाबा आपको याद होगा, लॉकडाउन के टाइम पर ये वायरल हुए थे। लोग घंटों तक लाइनों में लगे रहते थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। इसलिए नहीं कि वहां पे खाना बहुत टेस्टी मिलता था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि बाबा के रोते हुए वीडियो वायरल हो गए थे और सिंपैथी फैक्टर इनके साथ जुड़ गया था। रणदीप हुड्डा जैसे एक सेलिब्रिटी इनके सपोर्ट में आ गए थे और लोगों को उनके ढाबे पर जाकर खाना खाने के लिए बोल रहे थे। मीम्स, रील्स और यूट्यूब वीडियोस में बाबा इतने चले कि खुद इनका रेस्टोरेंट तक बन गया। लेकिन इसमें से कुछ भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, बाबा ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उसके बाद एक बार फिर से वही हुआ जो वायरल सेंसेशंस के साथ होता है। बाबा वापस उसी ढाबे पे रोटी सेकते हुए नजर आने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि इन्होंने बाद में अटेम्प्ट किया था। अब ऐसा बार बार क्यों होता है, इसके पीछे 2-4 रीजन है। एक तो ये है कि जो लोग सोशल मीडिया की वजह से अचानक फेमस हो जाते हैं, इनको ये सब हैंडल करने की आदत नहीं होती। शुरू में सब बढ़िया लगता है, लेकिन फिर यही फेम इनके सिर पे चढ़ जाता है। इनका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और जिन कंडीशन से ये लोग आते हैं उनमें से मुझे लगता है कि ये बिहेवियर बहुत हद तक अंडरस्टैंडेबल भी है। और ये लोग कोई मीडिया ट्रेन पर्सनैलिटी तो है नहीं। इन्हें पता ही नहीं होता कि जब 4 कैमरे आपकी तरफ दाग दिए जाते हैं तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड बातें करते हुए लोग दिखाई देते हैं और फिर वही चीजें अलग अलग तरह से क्लिप काट के इनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर जाती है। कोई अगर बड़ा सेलिब्रिटी हो तो फिर भी उसका पीआर गेम चल जाता है, डैमेज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इनके पास पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने का कोई जरिया तो होता नहीं है। इसीलिए ये लोग बड़े इजीली फंस जाते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी एक मीम बन जाते हैं और उनको पब्लिक स्क्रूटनी का सबसे एक्सट्रीम वर्जन झेलना पड़ता है। कई बार उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है सिर्फ एक मीम की वजह से। अचानक लाखों लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, एक गलत एंगल से लिया गया फोटो या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैप्शन आपको मीम बना सकता है और उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, करियर सब कुछ दांव पे लग जाता है और उस पर आपका कोई कंट्रोल तक नहीं है। But I was told the photo would only be used in print media and for one company. I didn't know that it would be used so widely on the internet and that there would be so many made-up stories about it. Because of what has happened, I haven't been able to sleep well and I've broken down many times crying. अब आजकल जो रशियन और 6000 वाला जोक है उससे भारत में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट को कितना हैरेस किया जा रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मीम्स ने बहुत सारे लोगों को सेकंड चांस भी दिया है। ऐसे कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका करियर रिवाइव हो गया है मीम्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से। अभी हम हिमेश रेशमिया जी की बात कर रहे थे, अगर आप उनके करियर को देखोगे तो एक टाइम पे उनका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका था। इनके गानों को गिल्टी प्लेजर या इवन कल्चरल पोल्यूशन तक बोला जाता था। इन्होंने 2008 में कर्ज जैसी मूवी भी ट्राई करी थी जो बॉलीवुड में बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी। पॉप कल्चर से ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे, बस कुछ म्यूजिक शोज में दिखाई देते थे। लेकिन फिर सुरूर गैज़म और हिमेश डूइंग थिंग्स जैसे मीम पेजेस ने इनके रैंडम वीडियोस को लेकर, जिम वीडियोस को लेकर इतना ट्रोल करा, इन पे इतने मीम्स बनाए कि लोग आयरनी में ही सही एक बार फिर से इनको एक्सप्लोर करने लगे, इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। फिर बैड एज रवि कुमार जैसी मूवीज के जो ट्रेलर थे उसकी वजह से भले ही लोग मजाक उड़ा रहे थे, बट वापस से हिमेश रेशमिया पे ध्यान देने लगे थे। और आज के टाइम आप देखोगे जितने भी लाइव शोज करते हैं वो फुल हाउसफुल जा रहे हैं और लोग नॉस्टैल्जिया के लिए इनके पुराने गाने सुनने लगे।
ऑलमोस्ट सेम कहानी अपने लॉर्ड बॉबी देओल की भी है। इनका भी करियर लगभग खत्म हो चुका था। सोल्जर, बिच्छू, बरसात जैसी फिल्म्स इन्होंने तब करी थी जिसके जो सीन्स है वो मीम्स में बहुत चलने लगे। मजाक मजाक में इनको लॉर्ड बॉबी का नाम दे दिया गया और इसी आयरॉनिक फैंडम ने उन्हें इतना रेलेवेंट कर दिया कि अब उनकी आश्रम और एनिमल जैसे जो सॉलिड रोल हैं उसमें उनकी ऑडियंस एक्चुअल में एक्टिंग की तारीफ कर रही है। एनिमल मूवी देखने के बाद फैंस डिमांड कर रहे थे कि भाई इतना कम स्क्रीन टाइम लॉर्ड बॉबी को क्यों दिया गया है। डायरेक्टर्स कट जैसी डिमांड कर रहे हैं लोग कि सिर्फ लॉर्ड बॉबी को देखने के लिए जाएंगे। अब इससे बेटर करियर रिवाइवल स्टोरी और क्या हो सकती है। और फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चलते ही सिर्फ मीम्स की वजह से हैं। उर्वशी रौतेला, राखी सावंत, उर्फी जावेद, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर इनकी रेलेवेंस तभी तक रहेगी जब तक लोग इन्हें ट्रोल करते रहेंगे और इन पे मीम बनाते रहेंगे। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही क्यों, सीआईडी वाले ये मीम्स आपने देखे होंगे। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? पिछले साल ये मीम इतने पॉपुलर हो गए कि सोनी वालों ने इस पे कैपिटलाइज करने के लिए सीआईडी का नया सीजन तक शुरू कर दिया है। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की भी सेम कहानी है। ये फ्रेंचाइजी 2006 में डेड हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन में इसके मीम इतने पॉपुलर हुए कि अब हेरा फेरी 3 लाने की बात चल रही है और ओरिजिनल कास्ट एंड क्रू सब रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर। पॉप कल्चर से अगर हटके थोड़ा पॉलिटिक्स में देखो तो वहां पे भी मीम्स का बड़ा बोलबाला है। नेताओं को क्रिटिसाइज करने के लिए पहले के टाइम पे आप देखो तो लोग स्लोगन बनाते थे, रैलीज निकालते थे, लेकिन अब ऑनलाइन मीम बनाते हैं। इवन नेता लोग अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए मीम जिसको अप्रोच करते हो। सेलेब्स के बारे में इट्स मोर लाइक कि सेलेब्स आर देयर टू गेट द लाइमलाइट, पॉलिटिशियंस आर देयर टू क्लीन देयर इमेज। और पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी इससे अलग नहीं है। ये मीम देखो, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसे शेयर किया था। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। बहुत ही पवित्र अवसर है जो पूरा देश बड़े धाम-धूम से मनाने वाला है। क्या? फिर ये वाले देखो, ये बीजेपी के हैंडल ने शेयर किए थे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अटैक करने का बहुत शार्प टूल बन गया है, लेकिन इसी चक्कर में ये लोग अब क्रेडिट चोर भी बन चुके हैं। मतलब पहले ये लोग सिर्फ पैसा चुराते थे, अब ये मीम का क्रेडिट भी चुरा रहे हैं। ट्विटर पे मीम मंदिर करके एक अकाउंट है जो अक्सर पॉलिटिकल मीम शेयर करता रहता है। रिसेंटली इसी अकाउंट ने मीम पोस्ट किया था। फिर केरला कांग्रेस ने बिना क्रेडिट दिए इस मीम को वैसे का वैसा छाप दिया। मीम मंदिर ने कॉल आउट करा, तब भी इन्होंने पोस्ट तक डिलीट नहीं करा, ना ही क्रेडिट दिया। बीजेपी वालों ने भी यही करा, इसी के अकाउंट से एक दूसरा मीम उठा के छाप दिया था। जब मीम मंदिर ने कॉल आउट करा तो ये लोग ट्वीट डिलीट करके भाग गए। इसके अलावा इंडियाज गॉट लेटेंट शो जब पॉपुलैरिटी के पीक पर था तब पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपीज गॉट लेटेंट, दिल्लीज गॉट लेटेंट इस तरह से मीम बना रही थी। लेकिन जब शो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई तो यही लोग आ गए मोरल हाई ग्राउंड लेने कि भैया इस तरह के शोज भारत में नहीं होने चाहिए। अरे भैया एक जगह टिक के रहो, या तो उस पर मीम बनाओ या तो उसको क्रिटिसाइज करो। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि मीम्स का सबसे बढ़िया यूज करते हैं मार्केटिंग वाले लोग। हर वायरल रील के नीचे आप देखोगे आज के टाइम पर ब्रांड्स जा जाके कमेंट करते हुए दिख जाएंगे। कई बार एक दूसरे को कमेंट में रिप्लाई करते हुए दिख जाते हैं। किसी ने एक बार इंस्टा पे रील बना दी कि जो इसमें कमेंट करेगा मैं उस ब्रांड से कुछ ना कुछ खरीदूंगा। फिर दुनिया भर के सारे ब्रांड उसके नीचे आके कमेंट करने लगे। इसके अलावा जो रैंडम लोग वायरल हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, उनको ये लोग स्पॉन्सरशिप जाके दे देते हैं। ये वायरल क्लिप आपने जरूर देखी होगी। टेढ़े मेढ़े भी अच्छे लगते खाने में ना, पिंक कलर के पैकेट में आते, 5 वाले भी आते, 10 वाले भी आते टेढ़े मेढ़े। इंस्टा पर ये भाई साहब कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। जैसे ही ये वाली लेकिन क्लिप वायरल होती है, वैसे बिंगो ने तुरंत इस ऑडियो को पिक कर लिया और उसका एक पूरा रिमिक्स बना डाला। टेढ़े मेढ़े 5 वाले भी आते, 10 वाले भी आते, टेढ़े मेढ़े। बाकी क्रिएटर्स जैसे प्रवीण शर्मा, सतीश रे, पूरब झा, स्विगी, ये सब भी इसमें शामिल हो गए थे पूरे ट्रेंड में। ये मीम मार्केटिंग कैंपेन इतना सक्सेसफुल था कि इसको इंटरनेट पर 135 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। इसके अलावा ऑनलाइन शैडो मार्केटिंग भी बड़ी की जाती है। थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन ये काफी पॉपुलर हो रहा है। ये कुछ पोस्ट देखो, ऐसे दर्जनों पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर रोज रोज दिख जाएंगे। ये सारे ट्वीट में कुछ ना कुछ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन पेड प्रमोशन या पार्टनरशिप रिवील नहीं की जा रही। इनफैक्ट अगर आप एक नजर में देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ प्रमोट करा जा रहा है, लेकिन हर ट्वीट में किसी न किसी ब्रांड का नाम या उसकी इमेज रहती है। जबकि ASCI की गाइडलाइन ये बात क्लियरली कहती है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो तो आपको क्लियरली लिखना चाहिए #ad, #collab, #पार्टनरशिप, कुछ ना कुछ आपको लिखना चाहिए। इस इशू पर मैंने खुद ये वीडियो बनाया था, लेकिन आज के समय पर ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है। और इसी चीज को कॉल आउट करने के लिए ट्विटर पे एक हैंडल है कांग्रेचुलेशंस टू द मार्केटिंग टीम। इनकी फीड आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे सारे के सारे शैडो मार्केटिंग के पोस्ट पे जा जाके कोट करके लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। जो काम ASCI को करना चाहिए था वो काम ये ट्विटर हैंडल अकेला
बैठ के कर रहा है। अब ये मीम्स को ब्रांड्स वाले तो कैपिटलाइज कर ही रहे हैं, लेकिन मीम्स अपने आप में करोड़ों की कंपनी बन सकती है। RVCJ नाम से एक फेसबुक पेज हुआ करता था बहुत पहले, इसका नाम था रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स, लेकिन आज के टाइम पर एक फुल फ्लेजेड मार्केटिंग कंपनी बन चुकी है। फिर OTT प्लेटफॉर्म्स भी आजकल मीम्स का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई मूवी या सीरीज आती है, लोग खुद ही उसके मीम्स बना के डालने लगते हैं। अब आजकल क्या होता है ना, कोई भी शो तब वायरल होता है जब उसके 2-4 डायलॉग वायरल हो जाएं, जैसे देख रहा है ना विनोद, इससे पंचायत बहुत वायरल हुआ था। जितने भी मीम्स हैं, इन्होंने अपने शोज की पूरी किस्मत बदल दी। अगर ये वायरल ना होते तो शायद इनका शो इतना कल्ट क्लासिक ना बन पाता। आज के टाइम पर इन मीम पेजेस को मूवी को पॉजिटिवली प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए ऑफर किए जाते हैं। तो अब क्या करते हैं ये लोग, जब भी कोई नया शो आता है तो कोशिश करते हैं कि हम लोग खुद ही एक मीम बना के फोर्स करने लग जाएं। आप नेटफ्लिक्स इंडिया का कभी कम्युनिटी पेज जाके देखोगे, वहां पे आपको बहुत सारे मीम्स दिख जाएंगे, डायलॉग्स दिख जाएंगे। कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी एक वायरल हो जाए जिससे इनका ये वाला शो चल पड़े, ताकि 4-5 लोग और इसका सब्सक्रिप्शन खरीद लें। इसके अलावा मीम्स कैसे नैरेटिव बदल सकते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। शौर्या मूवी की एक क्लिप हम सब ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हर जगह दिखाई दे रही थी। इस कैरेक्टर को एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा था, जबकि अगर आप मूवी में देखोगे तो इस पूरे कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया है ताकि ये विलेन की तरह दिखाई दे। लेकिन जब मीम्स बने तो उसने इस पूरे नैरेटिव को ही हेड पे टिल्ट कर दिया। मतलब जो डायरेक्टर होगा वो भी सिर पीट रहा होगा कि मैंने क्या सोच के इस कैरेक्टर को बनाया था और अब कौन से लोग इसे यूज करके इसका फायदा उठा रहे हैं। और बिल्कुल यही हुआ गुलाल मूवी के बन्ना वाले कैरेक्टर के साथ में। जब डायरेक्टर ने बनाई थी मूवी तो उसने सोचा था कि मैं उसको नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाऊंगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा डायलॉग चला के सोशल मीडिया पे लोग उसको सपोर्ट करते हुए और एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह शो करते हुए आज के टाइम पे शेयर करते हैं। मुझे लगता है आज के टाइम हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जिसको डेमोक्रेसी के बजाय मीमोक्रेसी कहा जा सकता है, क्योंकि अपने आसपास देखो तो लगभग हर एक चीज मीम से जुड़ी हुई नजर आती है। लेकिन इसका एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। अभी हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। अगर आप पेरेंट्स को देखो तो वो अपने बच्चों को ही एक कंटेंट में बदल देते हैं, एक प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ताकि उससे वो पैसा कमा सके। जितने भी पेरेंट्स ब्लॉगर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ब्लॉग में ले आते हैं, या जो अभिनव अरोड़ा टाइप का जो कंटेंट चलता है, इन सब चीजों से इनकी जो आगे चलने वाली लाइफ है वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल टर्न ले लेगी, अभी कोई सोच नहीं पा रहा है। ये बात सच है कि मीम्स की वजह से ही फेम या स्टारडम काफी डेमोक्रेटाइज हुआ है। कोई भी सड़क से उठ के स्टार बन सकता है, लेकिन ये भी सच है कि ऑनलाइन टॉक्सिसिटी, सेक्सिज्म, रेसिज्म, ये सब भी मीम की वजह से बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकाज़म और एम्पैथी के बीच की जो फाइन लाइन है वो कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए, इस पे हमें बैठ के कभी सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।